हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं ओशो मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जो भी यूजर नए हैं वो मेरे सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को और जुड़ जाएं, क्योंकि मैं यहां पर बीपीएससी टीआरई के लिए तैयारी करवाता हूं। फ्रेंड्स, तो जो भी बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं इन फ्यूचर, वो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और ये जो स्पेशली मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कल मैं पार्ट 1 वीडियो डाला था, जो कि जीएस पेपर 6 to 8 का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं कैंडिडेट्स, तो उनका डिमांड था कि सर 6 to 8 के लिए आप जीएस पेपर जो 40 नंबर का होता है उसके लिए आप वीडियो बना के डालिए। तो मैं इसीलिए कल इंट्रोडक्शन पार्ट 1 डाला था, जिसमें कि मैंने 10 क्वेश्चन जो है बताया था। और फ्रेंड्स, मैं 10 क्वेश्चन जहाँ तहाँ से नहीं डाल रहा हूँ, मैं काफ़ी नोट्स बनाकर एनालिसिस कर आपके पास ये वीडियो प्रोवाइड करता हूँ फ्रेंड्स, जिसमें एससीईआरटी और एनसीईआरटी का गहरी एनालिसिस करके मैं वीडियो बनाता हूँ। और आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक के बाद दूसरा क्वेश्चन आपको रिलेट करते हुए, एक नेटवर्क बनाते हुए साइंटिफिक वे में आपको याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर चैनल से जब जुड़ते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, एग्ज़ाम में आपका इसका बेनिफिट जो है दिखेगा। तो मैंने भी जब टीआरई 1 में सिलेक्शन लिया था तो मैंने इसी तरह से पढ़ाई की थी और काफ़ी हेल्पफुल रहा था मेरे लिए भी। तो फ्रेंड्स, मैं आज इस सेक्शन में मैंने जैसा कि कल बताया था कल के वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट में, कि मैं 6 to 8 के लिए जीएस के ऊपर जो है 40-40 क्वेश्चन रोज़ चढ़ाऊँगा। तो ये पार्ट 2 वीडियो है फ्रेंड। कल जो मैंने डाला था वो पार्ट 1 लिखा हुआ आपको दिखेगा थंबनेल पर, जिसमें कि 10 क्वेश्चन मैंने केवल बताया था। और आज जो मैं बताने वाला हूँ इसमें 40 क्वेश्चन होगा, जो कि जीएस पेपर, बहुत सारे क्वारीज आ रहे थे कि सर जीएस पेपर बाकी सब का तो तैयारी हो जाता है, लेकिन जीएस का जो सेक्शन है 40 नंबर का, वो निर्णायक होता है साबित, इसलिए आप जीएस का ही बनाइए। तो मैं सबसे पहले जीएस का सीरीज चला रहा हूँ फ्रेंड्स, और साथ साथ मैं और भी टाइम मिलने पर और भी सारा कंटेंट डाला करूँगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बीपीएससी के लिए स्पेशली मैं ये चैनल बनाया हूँ, और जो भी एस्पिरेंट बीपीएससी के हैं वो इस चैनल के जुड़ जाएँ, चाहे वो 1 to 5 के हों या 6 to 8 के हों, 9-10 के हों या फिर 11-12 के हों। तो मैं काफ़ी सेटअप लगाने वाला हूँ और काफ़ी मेहनत करने वाला हूँ और कंटेंट बनाऊँगा। अभी एग्ज़ाम में देर भी है, अभी चुनाव का टाइम चल रहा है, तो टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है तो अभी पॉसिबल नहीं है कि होगा। 4 जून के बाद ही आपका उसका जो है निर्धारित होगा और एग्ज़ाम होगा। तो अभी आपके पास जो है 1-2 महीने हैं फ्रेंड्स, तो बढ़िया से तैयारी कीजिए। और जैसा कि अगस्त में फिक्स कर दिया गया है कि टीआरई का वैकेंसी आएगा, तो टीआरई 4 भी आएगा, टीआरई 5 भी आएगा। तो अभी से अगर आप जुड़ते हैं तो इसका फ़ायदा आपको आगे की तरफ मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं चलता हूँ। आज का जो 40 क्वेश्चन मैंने बनाया है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और 40 क्वेश्चन करेंगे। और आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो इससे क्या होगा कि आप हर एक पार्ट का जब नोट्स बनाइएगा तो रिवीजन भी कर लीजिएगा, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं चलते हैं आगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग 40 क्वेश्चन का ये जो पार्ट वीडियो है ये मैं शुरू करने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमारा पहला प्रश्न है वो है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो इसका उत्तर है फ्रेंड्स 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर। जैसा कि मैं 10 क्वेश्चन इसी पार्ट से आप लोगों को पार्ट 1 वीडियो में बताया था। तो चलिए इसको भी मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ। तो दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, आपको इजी क्वेश्चन लग रहा होगा, बट इजी नहीं समझना है आपको। एक एक क्वेश्चन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट मानकर जो है नोट्स बनाना है और याद करना है फ्रेंड्स। चलिए आगे का प्रश्न जब हम लोग बढ़ेंगे तो डिफ़िकल्ट प्रश्न भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर हमारा जो प्रश्न है वो बोल रहा है, भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारण करता है। तो 2.42% जो है ये भारत जो है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का धारण करता है। चलिए 4 नंबर जो प्रश्न है हमारा वो है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, ये पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से भारत जो है सिचुएटेड है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत अगर पूछेगा कि किस अक्षांश में स्थित है, तो उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और देशांतर पूछेगा तो पूर्वी देशांतर में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, 5 नंबर प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार दक्षिण में स्थित है।
26 दिसंबर 2004 को सुनामी के कारण इंदिरा पॉइंट को भारी क्षति उठानी पड़ी थी, यानी कि ये लगभग डूब गया था। जब 2004 में जो सुनामी आया था उसमें इंदिरा पॉइंट लगभग डूब गया था। छठा प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो फ्रेंड्स, इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय विस्तार, इंदिरा पॉइंट का जो अक्षांशीय विस्तार है फ्रेंड, वो लगभग कितना है? वो है आपका 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का। अगर पूछे तो कि भारत का केवल दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी। लेकिन सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो आपका हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि इंदिरा पॉइंट है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर का। 8वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, यानी कि नर्मदा नदी उद्गम का मतलब होता है कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जो विंध्य पर्वत एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच में बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कभी कभी आपको दिशा भी पूछ दिया जाता है कि कौन सी नदी किस दिशा में बहती है, तो आप याद रखेंगे नर्मदा नदी जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। और कहाँ पर गिरती है ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये याद रखेंगे। नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है, तो अरब सागर में खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो देखिए एक क्वेश्चन में इतना डिटेलिंग है आपका, तो सभी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप सब पॉइंट को याद रखिएगा। मैं यहाँ पर जो भी एक्सप्लेनेशन किया हूँ क्वेश्चन का, वो सारे के सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो सभी को आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स, माता टीला परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर है। माता टीला परियोजना से संबंधित राज्य कौन कौन सा है, 10 नंबर प्रश्न में कह रहा है। तो यहाँ पर है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चलिए 11 नंबर प्रश्न आपका क्या है? 11 नंबर प्रश्न है आपका, मंडी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड, मंडी परियोजना, ये एक नया नाम आपको लग रहा होगा, मंडी परियोजना। देखिए एग्जाम में आपका पुराना नाम जो है कम पूछता है, नया नाम पर भी आपको बहुत ध्यान देना है। तो मंडी परियोजना जो है ब्यास नदी पर स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में। चलिए 12वां नंबर हमारा जो प्रश्न है वो है पोंग बांध। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट भी हुआ है। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है। तिलैया परियोजना, 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तिलैया परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो तिलैया परियोजना देखिए झारखंड में है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पॉपुलर भी है ये परियोजना, बराकर नदी पर है। झारखंड के बराकर नदी पर स्थित है तिलैया परियोजना। चलिए अगला प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ लेते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पर बनाया गया है? अच्छा, इसका गलती से नंबरिंग छूट गया फ्रेंड्स, तो ये एक प्रश्न ही था जिसमें कि मैंने सीरियल नंबर 14 के बजाय करने के बजाय इसे स्किप कर दिया था। तो चलिए ये प्रश्न को पढ़ते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पर बनाया गया है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, रिहंद नदी पर। चलिए 14वां नंबर प्रश्न है, पेरियार झील किस नदी पर बनाया गया है? तो पेरियार झील किस नदी पर बनाया गया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरियार नदी पर ही बनाया गया है। देखिए पेरियार झील है और पेरियार नदी पर ही बनाया गया है। पुलिकट झील, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुलिकट तमिलनाडु में पड़ता है। तो पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है, यानी कि ये दोनों राज्यों के सीमा पर स्थित है। कौन? पुलिकट झील, यानी कि झील है मान लीजिए। तो ये झील जो है किसकी सीमा पर है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा, यानी कि दोनों का सीमा, यानी दोनों के बाउंड्री को ये टच करता है पुलिकट झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा, यह एक प्राकृतिक लैगून झील है। ठीक है, यहाँ पर लैगून होना था, मैंने गलती से टाइप कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? दूध सागर जलप्रपात है गोवा में स्थित है, जो कि कर्नाटक सीमा के निकट है। दूध सागर जलप्रपात, और किस नदी पर है? तो मांडवी नदी। जैसा कि हमें पता है कि गोवा किस नदी के किनारे है, ये भी एग्जाम में पूछता है, तो मांडवी नदी के किनारे। तो दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी के किनारे गोवा में स्थित है। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है।
किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? भारत में जैसे कि हम सभी जानते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून होती है, इसमें काफ़ी बारिश होती है दक्षिण पश्चिम मानसून में। और यहाँ पर ये जो कारक है ये है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। तो ये जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है ये क्या होती है फ्रेंड? ये एक प्रकार की वायु होती है जो कि लगभग 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर काफ़ी तेज़ गति से चलने वाली एक वायु प्रवाह प्रणाली को ही हम लोग जेट स्ट्रीम कहा जाता है। देखिए इसके बारे में भी मैंने डिटेल से यहाँ लिख दिया है, कभी कभी जेट स्ट्रीम पूछ लिया जाता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन में मैंने बना दिया है जेट स्ट्रीम क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, वायुमंडल में लगभग 8 से 10 किलोमीटर ऊंचाई यानी कि 8 से 10 किलोमीटर हाइट पर जो है आपको जेट स्ट्रीम बहुत तेज़ गति से चलती हुई एक हवा की प्रणाली होती है, उसे ही हम लोग जेट स्ट्रीम कहते हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, भारत में उत्तर पूर्वी मानसून के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो भारत में दो तरह की मानसून होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून और एक है उत्तर पूर्वी मानसून। तो उत्तर पूर्वी मानसून के लिए जो कारक है वो है उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, और यहाँ पर था जेट स्ट्रीम। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर, भारत में सबसे अधिक भू क्षेत्र को कौन सी मृदा है? यानी कि कहना चाह रहा है भारत में सबसे अधिक भू क्षेत्र पर कौन सी मृदा है? तो देखिए सबसे अधिक मृदा तो जलोढ़ मृदा है। भारत में सबसे अधिक मृदा जो पाई जाती है वो कौन है? जलोढ़ मृदा। ये देश का लगभग 40% क्षेत्र का हिस्सा है। उसके बाद जलोढ़ मृदा के बाद दूसरे नंबर पर कौन सी मृदा अधिक पाई जाती है? तो लाल मृदा। उसके बाद तीसरे नंबर पर काली मृदा। यहाँ पर देखिए मैंने क्रम बना दिया है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, उसके बाद लाल मृदा, उसके बाद है काली मृदा, उसके बाद है लेटेराइट मृदा। तो आप ये क्रम याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्रम मिलाने के लिए दे दिया जाता है। TRE 1 में मैंने ऐसा क्वेश्चन बहुत देखा था। आपको अगर देखना है तो प्रश्न आप उठा कर देख सकते हैं TRE 1 वाला। तो इस तरह का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह का प्रश्न भी मैं आपको बहुत सारा करवाऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयना बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कोयना नदी परियोजना महाराष्ट्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोयना नदी पर ही है। घाट प्रभा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो घाट प्रभा नदी पर ही है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। राज्य भी आपको काफ़ी याद रखना है। राज्य और नदी दोनों में से कोई भी एक पूछ दिया जाता है। ज़्यादा करके राज्य और घाट प्रभा नदी में नदी ज़्यादा पूछा जाता है, किसी किसी में राज्य आपको पूछ देता है। शिवालिक पर्वत श्रेणी की उपस्थिति बिहार में किस क्षेत्र में है? तो शिवालिक पर्वत श्रेणी यानी कि पर्वत बिहार में बहुत कम है, केवल पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो पर्वत श्रेणी केवल एक ही जिला में पाया जाता है, जो कि पश्चिम चंपारण है, जो कि उत्तर पश्चिम भाग में पाया जाता है। देखिए अगर ये बिहार हम लोग माने तो बिहार इधर हो गया आपका ईस्ट, इधर वेस्ट, और इधर हो गया उत्तर, यानी कि उत्तर पश्चिम में आपको पाया जाता है। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है? अगर पूरा बिहार हम लोग मान ली इस तरह से है तो ये वाला कौन सा सेक्शन होगा? ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम। यहीं पर पश्चिम चंपारण स्थित है। तो पश्चिम चंपारण में आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी पाया जाता है, इसका कुछ हिस्सा है। अब है शिवालिक पर्वत श्रेणी की एक छोटी सी भाग बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो वही है पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण के किस भाग में शिवालिक श्रेणी पाई जाती है? तो पश्चिम चंपारण के उत्तरी भाग में। पश्चिम चंपारण अगर ये है तो इसका उत्तरी भाग यानी कि शीर्ष पर पाया जाता है, तो उत्तरी भाग इसका शीर्ष ही बनेगा। अब है कि जो समय शिवालिक श्रेणी पाई जाती है उसे हम लोग 3 भागों में बिहार में बांटते हैं, जो कि पश्चिम चंपारण में है। तो 3 भाग कौन कौन सा है पूछा जा रहा है। पश्चिम चंपारण में उपस्थित शिवालिक पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 3 भागों में। तो पहला भाग है सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा भाग है रामनगर दून, और तीसरा भाग है हरहा घाटी। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ आप सभी को। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारा मान लीजिए पश्चिम चंपारण है फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पर आपको शिवालिक पर्वत श्रेणी की 3 श्रेणियाँ पाई जाती है, जिसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पार्ट ये हो गया, दूसरा मैं ग्रीन से आपको कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है, और बीच में मैं अलग कलर कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो बीच में मैं ये कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक है सोमेश्वर श्रेणी, एक है रामनगर दून, एक है हरहा घाटी। तो यहाँ पर पश्चिम चंपारण में उपस्थित शिवालिक के
उत्तरी भाग को सोमेश्वर सैनी एवं दक्षिणी भाग को रामनगर दून कहा जाता है, और सोमेश्वर एवं रामनगर दून के दोनों के बीच की जो है वो हरहा घाटी कहलाती है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा वाइट कलर ले लेता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देखिए सोमेश्वर श्रेणी की सबसे उत्तरी भाग कौन सा हो गया, ये हो गया। तो ये आपका कहलाता है सोमेश्वर श्रेणी। शिवालिक श्रेणी की जो सबसे उत्तरी भाग है वो है सोमेश्वर श्रेणी, और सबसे दक्षिणी ये हो गया जिसको हम लोग कहते हैं हरहा घाटी, हरहा घाटी। और जो इन दोनों के बीच में स्थित ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये है आपका रामनगर दून, रामनगर दून। तो आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। सॉरी, इसे अब मुझे बड़ा करना होगा फ्रेंड। कितना नंबर में हम लोग थे, ये हो गया था, ये हो गया, बाद में उत्तर पूर्व मानसून के लिए ये भी हो गया। चलिए हम लोग रामनगर दून में सोमेश्वर पहाड़ी में थे फ्रेंड, तो यहाँ पर थे हम लोग। चलिए इसको तो मैं डिस्कस कर लिया। अगर नोट नहीं कर पाएंगे तो वीडियो को आप लोग बैक करके वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है फ्रेंड कि रामनगर दून क्या है, सोमेश्वर सैनी क्या है, हरहा घाटी क्या है। तो मैं बता दिया फ्रेंड, आगे बढ़ता हूँ। 29 नंबर प्रश्न में आइए। सोमेश्वर सैनी के सर्वोच्च शिखर कौन सी है और उसकी ऊंचाई कितनी है। तो देखिए सोमेश्वर सैनी की जो सबसे सर्वोच्च चोटी है वो है सोमेश्वर फोर्ट। यहाँ पर आप देख पा रहेंगे 29 नंबर प्रश्न था हमारा। सोमेश्वर सैनी का जो थोड़ा सा एडिट करने के लिए हमको फिर से बैक जाना होगा। 29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न है हमारा ये। हाँ, सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है सोमेश्वर फोर्ट। ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा रेड कर देता हूँ मैं इसे। चलिए फ्रेंड्स, हो गया रेड। सोमेश्वर श्रेणी की सबसे सर्वोच्च शिखर है सोमेश्वर फोर्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग 874 मीटर है। तो ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखनी है। और ख़ास बात यह है कि बिहार की सबसे सर्वोच्च चोटी के नाम से सोमेश्वर फोर्ट को ही जाना जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा विद्रोह से भी प्रश्न आता है फ्रेंड। तो इसमें देखिए एक विद्रोह आ गया है, पावना विद्रोह कब हुआ था। तो पावना विद्रोह हुआ था फ्रेंड 1873-76 में, पावना विद्रोह। आइए पावना विद्रोह के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लें। तो पावना विद्रोह जो है ज़मींदारों के विरुद्ध किसानों का एक विद्रोह था, जो कि किसान लोग विद्रोह करे थे ज़मींदारों के विरुद्ध। यह किसान विद्रोह तत्कालीन बंगाल के यूसुफ शाही परगना के पावना क्षेत्र में हुआ था। तो ये विद्रोह कहाँ हुआ था फ्रेंड, तो बंगाल के यूसुफ शाही परगना के पावना क्षेत्र, जिसको हम लोग पावना भी कहते हैं, पवना भी कहते हैं, क्षेत्र में हुआ था। यह क्षेत्र वर्तमान में अगर पूछा जाए कहाँ, तो बांग्लादेश के सिराजगंज जिला में स्थित है। इस विद्रोह के मुख्य नेता थे ईशान चंद्र राय। इस विद्रोह के लोगों का एक ही प्रमुख नारा था। क्या नारा था, महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर नारा क्या था, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 31वां नंबर प्रश्न हमारा है, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था या आरंभिक नाम क्या था। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मूलाशंकर। एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न में ये पूछा जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी। तो ये भी दयानंद सरस्वती से संबंधित है। तो दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। चलिए एक और क्वेश्चन दयानंद सरस्वती से संबंधित। दयानंद सरस्वती का मुख्य नारा क्या था। तो इनका मुख्य नारा था वेदों की ओर लौटो। कोलकाता मदरसा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो कोलकाता मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा की गई थी। वाराणसी में संस्कृत विद्यालय की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो जोनाथन डंकन द्वारा 1791 ईस्वी में की गई थी। चलिए फ्रेंड्स, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत बार सुना जाए वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम रेलवे से में पूछा जाता है। तो विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में की थी।
भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच का वर्ष क्या है? तो ये है आपका 1854। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे जाता है? ये तो और इम्पोर्टेंट है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वाला, इसे वुड का डिस्पैच को ही कहते हैं हम लोग। चार्ल्स वुड कौन थे? तो ये एक मैंने नया क्वेश्चन डाला है जो कि बीपीएससी बहुत डीपली पूछने लगा है, तो इसलिए चार्ल्स वुड ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रसिद्ध सदस्य हुआ करते थे, वही थे। भारत में पहली बार समाचार पत्र निकालने का श्रेय किन्हें जाता है? तो ये है जेम्स ऑगस्ट हिक्की, को जेके हिक्की भी बोलते हैं। तो चलिए आज होगी आपका 40 प्रश्न कंप्लीट फ्रेंड, और अगली वीडियो में कल फिर लाऊंगा। तो आप लोग थोड़ा सा जब चैनल पर वीडियो आता है तो अपने सर्कल में इसे ज़रूर पोस्ट किया कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए फ्रेंड, ताकि हम भी मोटिवेट हैं और नया नया वीडियो बना सकूं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।